हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके सामने फॉरेस्ट गार्ड पेपर जो कि 16 फरवरी सन 2020 को हुआ था। दोस्तों, ये द्वितीय पाली में हुआ था। उसका ए सेट में आपके सामने फुल सॉल्यूशन के साथ लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कोई अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो क्या हम अंताक्षरी ऐसे लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंत्याक्षरी ऐसे होता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी की तरह हम जैसे अंत्याक्षरी लिखते हैं, अंत्याक्षरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी में ये सब आएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाचार लेखन। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित एवं प्रभावी लोक शैली कौन सी है निम्न में से? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पे आते हैं। जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सरकारी पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द हैं। एकार्थी शब्द का आपको चुनाव करना है। कर एक एकार्थी शब्द है क्या? नहीं। गुरु भी नहीं है, धन भी नहीं है। तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गंगा एक एकार्थी शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आपको बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है इनमें से। खेत जो है तद्भव शब्द है और दाहिना भी तद्भव शब्द है। आज्ञा यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और किसान भी आपका तद्भव ही शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान आपको करनी है इनमें से। तो अगर आप करें, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, जिसमें और या आता है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 पे आते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है?
एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, ये लोकोक्ति यहाँ पे बताई गई है। इसका अर्थ क्या होता है? बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसके लिए लोकोक्ति है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी किस विधा की रचना है? आपका बंटी किसकी रचना है ये आपको बताना है। आपका बंटी किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो ये है क्या आपका बंटी, ये आपको बताना है किस विधा की है ये। तो ये उपन्यास है आपका बंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, इस तरह नहीं आएगा, ये गलत आंसर है इसका। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, इस तरह बात करते हैं। ये शुद्ध वर्तनी में है, शुद्ध वाक्य में है। इसमें सी जो ऑप्शन है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य रचना कुकुर मुत्ता के रचनाकार हैं। तो कुकुर मुत्ता के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुर मुत्ता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के जो पर्यायवाची है आपको ध्यान रखने, कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। पंकज होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है, ठीक है, राजीव होता है कमल के पर्यायवाची। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अम्बुद यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं है, सरोज है, नीरज है और जलज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर स्वर कौन सा नहीं है इनमें से? तो अ एक मूल स्वर है, ई भी है और री भी है, लेकिन ए एक मूल स्वर नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मामलों को नियमानुसार निपटाना टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार। इसके रचनाकार आपको बताना है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की एक काफ़ी चर्चित पुस्तक है, सॉरी कविता है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। ठीक है, उपन्यास है इनका ये। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आप कहोगे, जैसे देहरादून वगैरह खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वासुकी ताल स्थित है। वासुकी ताल कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में वासुकी ताल स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करोगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र है, वह तस्वीर किसकी है? तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने सॉल्व किया था राम की लड़की की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो श्यामलता ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ठीक है, श्यामलता ताल के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, धनुष तीर्थ कहलाता है।
धनुष तीर्थ किसे कहते हैं? 25वें पे आपको बताना है। तो श्रीनगर गढ़वाल को क्या कहा जाता है? धनुष तीर्थ के नाम से कहा जाता है। ठीक है। अग्नि तीर्थ किसे कहते हैं? तो ये टिहरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें पे आते हैं दोस्तों। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित क्या है? तो पोर्ट सईद तथा तेम्फिक, जो ये है पोर्ट सईद और तेम्फिक, ये स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जय घोष है। गढ़वाल राइफल का कौन सा है? जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल गढ़वाल राइफल से संबंधित है, जय घोष है गढ़वाल राइफल का। आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका संबंध किससे है? जो पेशावर कांड हुआ था उससे संबंधित है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? तो भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो मैत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 30वें पे आते हैं। 30वें क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? तो दोस्तों 1982 में किसकी स्थापना करी गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी हैं या रावल जिन्हें कहते हैं, वे कहाँ से चुने जाते हैं? तो मालाबार तट से ये चुने जाते हैं, जो कि केरल में स्थित है। केरल से चुने जाते हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो भारत कब करेगा विश्व कप की मेज़बानी? तो 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा। और ये पुरुष हॉकी अभी हो भी चुका है। अगर आपको करंट में अगर पूछें तो ये पुरुष हॉकी किसने जीता? जो जर्मनी ने जीता था। ठीक है, जर्मनी ने जीता था ये पुरुष हॉकी, जो कि भारत में हुआ था 2023 में। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? रिंगाल का वास्तविक नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी किम नोम बुमसा फटकाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा दोस्तों। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अब राम कौन सी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, सॉल्व करके इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। क्या है वन अनुसंधान संस्थान? जो कि FRI है। 1906 में उसकी स्थापना हुई थी। 2006 में उसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो उसके गेट का क्या नाम है? FRI के गेट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ब्रांडिस गेट, वहाँ पे ब्रांडिस गेट लिखा होगा अगर आप जाओगे कभी। ब्रांडिस रोड भी है, ब्रांडिस गेट भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन होगा दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो दोस्तों इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 156 बार लगभग घड़ी 156 बार बजेगी। ठीक है, 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार, इस तरह से 24 घंटे में कितनी बार बजेगी ये कैलकुलेट करके 156 बार बजेगी। ठीक है,
भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। तो कब दी थी भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी। 1 जनवरी सन 2006 ईस्वी को रविवार था। 1 जनवरी सन 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी सन 2010 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से 1 जनवरी सन 2007 को क्या होगा? सोमवार आएगा, फिर 8 को मंगल और 9 को क्या आएगा? बृहस्पति, फिर 10 को क्या आएगा? शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ। तो शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत के से पृथक किया गया? बर्मा यानी म्यांमार को कब किया गया भारत से पृथक? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत से करा गया बर्मा यानी म्यांमार को अलग, लेकिन ये वास्तव में 1937 में अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लामण गीत संबंधित है। तो लामण गीत किससे संबंधित है? तो इस प्रेम गीत होते हैं दोस्तों लामण, जौनसार में गाए जाते हैं। ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो किस लिए उत्तरदायी हैं? प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ, ये आपको बताना है। तो 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप हुआ, जिससे जो है काफ़ी हानि हुई थी, और नैना देवी का जो मंदिर है नैनीताल के पास में, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से सदस्य नहीं थे इनमें से? तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, और डॉक्टर के.एम. मुंशी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 45 पे। रावण की तप स्थली बैरासकुंड स्थित है। बैरासकुंड कहाँ पे स्थित है? रावण की तप स्थली है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चमोली में बैरासकुंड स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 46 का। तो उच्च पैदावार किस्म के बीज भी लाए गए, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया, और आधुनिक तकनीक यानी मशीनरी इत्यादि का भी प्रयोग किया गया। तो उपयुक्त सभी इनमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंड तथा शबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। मुंड भी कहते हैं और शबर भी कहते हैं। कौन सी जाति है? तो कौल जाति, जो कि उत्तराखंड में सबसे पहले निवास की पुष्टि कौल की ही मिलती है। मुंड और शबर इसे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, ये 2020 में पेपर हुआ था, तो 2019 का करंट का क्वेश्चन है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे मिला गया था इनमें से? तो उस टाइम इन सबको ही राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला था। ग्रेटा थुनबर्ग और अमिता तो हैदर और गो जियान मेई को भी ये पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 82 में हुई थी, ठीक है। 1988 में इसे क्या दिया था, यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 50 पे क्या बताना है आपको।
रीजनिंग की क्वेश्चन है ये। निम्न आकृति में लुप्त संख्या आपको बतानी है, लुप्त संख्या क्या है इनमें से, ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है? तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 चक्कू 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे भी 3 तरीके 9, 9 9 81, दोनों को ऐड करेंगे 90 आएगा। और यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होता है, और 5 5 25, 25 और एक 26, 26 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्द, पार्ट 2 के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल जान से पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, ठीक है।